गुड मॉर्निंग। हमने पिछली वीडियो में आपको ये कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस की जो चैप्टर 3 था दूसरी बुक का नियोजित विकास की राजनीति, उसके बारे में आपको पढ़ाया था। उस समय आपको पढ़ाया कि जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो विश्व में दो धारणाएं प्रचलित थी, दो मान्यताएं प्रचलित थी विकास की। किस तरह से देश का विकास करना था। एक था पश्चिमी धारणा, एक था पूर्वी धारणा। पश्चिमी धारणा एक उदारवादी धारणा था जिसको पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप और अमेरिका जैसे देश इस उदारवादी धारणा या बाजार मूलक धारणा या हस्तक्षेप के सिद्धांत के अनुसार विकास की रूपरेखा तय करते थे। सभी कार्य, विकास की सब कार्य प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता था, निजी सेक्टर को दिया जाता था, वही विकास की रूपरेखा तय करता था। जबकि समाजवादी या सोवियत मॉडल में मुख्य कार्यभार जो सरकार पे होता था, सरकार ही नीतियां तय करती थी, सरकार ही विभिन्न प्रकार की जो भी कार्य करना हो देश के लिए, विकास के लिए सरकार ही करती थी। तो इसी पर फिर हमने आपको पढ़ाया कि भारत ने सोवियत संघ के मॉडल को अपनाया और भारत में एक पंचवर्षीय योजनाओं का जो विकास की रूपरेखा तय की उसको अपनाया। जैसे सोवियत संघ में या वर्तमान रूस में 5 साल का एक रूपरेखा तैयार की जाती है, 5 साल के एक टारगेट तय किया जाता है कि 5 साल में हम किस तरह से कैसे हम विकास करेंगे, उसकी एक रूपरेखा की जाती है। उसके लिए पैसों का, खर्च का, संसाधनों का स्तर किया जाता है और उसी तरह से देखा जाता है कि 5 साल में हमने किस सेक्टर का विकास करना है और उस सेक्टर के लिए पैसा कैसे आएगा, राजस्व कैसे आएगा या कैसे हम कितना पैसा इस पे लगाना है। तो उसी के लिए 15 मार्च 1950 को आज का टॉपिक है, हमने योजना आयोग की स्थापना की, प्लानिंग कमीशन की स्थापना की। योजना आयोग की स्थापना इसीलिए की गई कि भारत के लिए पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं, भारत के लिए जो योजना 5 साल, योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या है, देश के संसाधनों और देश की ज़रूरतों को देखते हुए देश में हमारे पास क्या क्या संसाधन है और देश के लिए ज़रूरतें क्या है, आवश्यकताएं क्या है, क्या नीड्स हैं, कैसे हम देश का विकास करें, उसके लिए योजना आयोग एक परिकल्पना करता है, संसाधनों का आकलन करता है और फिर देश के लिए विकास की रूपरेखा तय करता है। इसीलिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। हाँ, भारत सरकार के एक प्रस्ताव के जरिए की गई। इसका मतलब हाँ, भारतीय संविधान में कहीं भी योजना आयोग का उल्लेख नहीं है या योजना आयोग की स्थापना या गठन के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं है, बल्कि बाद में मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। यह एक सलाहकारी निकाय है, ठीक है। यह सलाह देता है कि हमें 5 साल में क्यों ना हम इस तरह से एक विकास की रूपरेखा तय की, एक ढांचा तय करें, इस सेक्टर को इतना पैसा दे के इसको विकास किया जाए और इसकी अपनी सिफारिशों को वो मंत्रिमंडल, जो सरकार की मंत्रिमंडल उसके सामने रखती है। तो इसी उद्देश्य के कारण योजना आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। सोवियत संघ में भी इसी तरह का मॉडल अपनाया जाता था, ठीक है। वर्तमान रूस में 5 साल के लिए कि कैसे हम किस सेक्टर को डेवलपमेंट करें, किस सेक्टर को 5 साल के लिए हम व्यय करें, और इसीलिए इसी मॉडल के आधार पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की और फिर इसने विभिन्न प्रकार की पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा रखी। तो पहला जो योजना आयोग द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना रखी गई, मतलब 5 साल का एक खाका कि किस तरह से इस 5 साल में हम पैसे इस सेक्टर को लगा के इस सेक्टर का डेवलपमेंट करेंगे। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 के बीच चली, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। हाँ, जो प्रथम योजना थी, इस समय हमें लगा कि देश नया स्वतंत्र हुआ है, भारत की लगभग 80% से भी ज़्यादा जनसंख्या कृषि सेक्टर या जो कृषि और पशुपालन पर निर्भर थी, जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं विकास के किसी भी देश के। प्राथमिक सेक्टर जो कृषि और पशुपालन होता है, द्वितीयक क्षेत्र
उसको औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं, जो उद्योग होते हैं। तृतीयक क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर, 3 क्षेत्र होते हैं विकास की। तो उस समय 80% से ज़्यादा जनसंख्या, 80-90% जनसंख्या क्या क्या कृषि क्षेत्रों में निर्भर थी। भारत एक कृषि प्रधान देश था, भारत गाँवों में बसता था। इसलिए देश के रचनाकारों ने, देश के नीतिकारों ने सोचा कि क्यों न प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो ढांचा है वो क्या करें, किस पे जोड़ दें, कृषि क्षेत्र पे जोड़ दें। तो अच्छा, एक वैज्ञानिक थे हेराल्ड डोमर, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी ये प्रथम पंचवर्षीय योजना, और इसमें हमने कृषि क्षेत्र पे क्या किया, जोड़ दिया। जब हमने कृषि क्षेत्र पे जोर देना था, तो कृषि के लिए क्या चाहिए आपको, सिंचाई के लिए पानी चाहिए, ठीक है। कहीं पे अगर पानी नहीं है तो बोरिंग लगानी या वो ट्यूबवेल लगाना है, तो उसके लिए बिजली भी चाहिए ज़मीन के अंदर, तभी आप क्या है खोद के पानी निकालोगे जब आपके पास बिजली है। तो इसलिए 2 मुख्य डैम बनाए गए, भाखला नागल बांध पंजाब में है, और हीराकुंड डैम उड़ीसा में। भारत का सबसे लंबा डैम है हीराकुंड डैम, और भाखड़ा नागल भारत की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित गुरुत्वीय बांध है। तो ये 2 डैम बनाए गए। प्रमुख उपलब्धियां रही कि पहली पंचवर्षीय योजना में इतने बड़े बड़े डैम बनाए गए। जैसा आज टिहरी डैम है उसी तरह से देखो, डैम बनता है तो डैम के पीछे झील बनती है तो पानी का जल स्तर बढ़ता है, और वहाँ से फिर आप विभिन्न प्रकार की नहरें ले जा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के पाइपलाइंस ले जा सकते हैं, ठीक है। तो सिंचाई के लिए पानी आप जगह जगह ले जा सकते हैं, जो उसकी से भी ज़्यादा हाइट पे आप पानी पहुंचा सकते हो, और साथ में इससे क्या है, बिजली का उत्पादन भी होगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्यतः कृषि सेक्टर पर डिपेंड था, हेराल्ड डोमर जो मॉडल थी, और हमने भाखड़ा नागल बांध और हीराकुंड डैम 2 बड़े डैम बनाए, और भूमि सुधार कानून लागू किया, लैंड रिफॉर्म, ठीक। प्रथम संविधान संशोधन भी हुआ 1951 में, और उसके द्वारा जो पहले जमींदारी व्यवस्था थी, ठीक है, या मतलब किसी की जमींदार है, कुछ लोगों के पास ही भूस्वामी थे, कृषक केवल कार्य करते थे, तो ये जमींदारी उन्मूलन किया गया, और रैयतवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, इनका उन्मूलन किया गया प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, भूमि सुधार के द्वारा भूमि जो है कृषकों को भी बांटी गई, और इससे अभूतपूर्व कृषि में विकास भी हुआ। अच्छा, इसके बाद 1951 से 1956 के बाद जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, उसके बाद क्या है, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चली। अच्छा, इस समय थोड़ा नीतिकारों को कुछ चीज़ों का एहसास हुआ। उनको ये लगा कि अगर केवल हम कृषि क्षेत्र का विकास करेंगे तो देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। एक सेक्टर को ही, प्राथमिक सेक्टर को भी आप बढ़ावा दोगे तो उसी से सब लोगों की जो भूख है या सब लोगों का जो पेट है उसको नहीं भर सकते हो आप। देश का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब एक सेक्टर नहीं बल्कि विभिन्न सेक्टरों में क्या करो आप, विकास करोगे। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1956-61 के बीच चली। यह योजना जो है भारतीय सांख्यिकी विद पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और इसमें मुख्यतः भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया। किस पे ध्यान दिया गया? भारी उद्योगों पे ध्यान दिया गया, मतलब बड़े बड़े उद्योगों को डेवलपमेंट करना था। हमने सोचा कि पहले जो पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि सेक्टर को विकसित किया गया, तो दूसरों को हम भारी उद्योगों पे हम क्या करेंगे, और इंडस्ट्री सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे, और बड़े बड़े उद्योग की स्थापना की। एक भिलाई का छत्तीसगढ़ में, ठीक है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में, ये बड़े बड़े उद्योग बनाए गए। जैसे भिलाई छत्तीसगढ़ में, देखो भारत इतना सक्षम नहीं था कि खुद इतना बड़ा उद्योग की स्थापना कर सके। ये आयरन स्टील उद्योग हैं, और आयरन और स्टील उद्योग आधारभूत उद्योग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अन्य जितने भी उद्योग होते हैं उनके लिए आयरन और स्टील आवश्यक होता है, इसलिए इसको आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। तो रूस ने हमें सहायता दी, टेक्निकल हेल्प और कुछ पैसा जो है रूस के द्वारा दिए गए, और हमने भिलाई छत्तीसगढ़ में इसको स्थापित किया। दूसरा हमने दुर्गापुर में किया। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर आयरन स्टील फैक्ट्री की स्थापना की, और ब्रिटेन ने हमारा उस समय क्या किया था, सहयोग किया था उसमें। तीसरा जो है राउरकेला, ठीक है, राउरकेला है, ये पश्चिमी जर्मनी ने हमें सहयोग किया, और ये इसकी हमने
3 उद्योगों की क्या कहे स्थापना की हमने, समझ गए। और इस तरह से दूसरे पंचवर्षीय योजना में ये औद्योगिक क्षेत्र को हमने बढ़ावा दिया। फिर अब तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है, ठीक है, 61 से 66 चलेगी, ठीक है, 61 से 66 चलेगी। तो यह योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है ये तीसरी योजना। हाँ, इस योजना की एक बात ध्यान देने योग्य है कि अब सरकार को यह लगा, नीतिकारों को यह लगा कि केवल कृषि क्षेत्र के विकास से देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता और केवल औद्योगिक क्षेत्र के विकास से देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसलिए तीसरी योजना किस पर आधारित थी? तीसरी योजना जो आधारित थी वो थी मिश्रित, उसमें कृषि और इंडस्ट्री दोनों पर बराबर क्या किया गया, ध्यान दिया गया। और जब तीसरी योजना समाप्त हुई है, ये सफल भी नहीं हो पाई क्योंकि इस बीच में कुछ ऐसी भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे बदलाव हुए, कुछ इतने घटनाक्रम हुए या अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए कि यह योजना सफल नहीं हो जाए। जब 1962 में चीन ने भारत पे आक्रमण कर दिया, ठीक है। 1965-66 में भारत में खाद्य संकट हुआ, ठीक है। खाद्य संकट क्या हुआ कि यहाँ जो है बारिश नहीं हुई, सूखा नहीं पड़ा और जिसके कारण क्या हो गया, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। फिर 65 में आपको पता है पाकिस्तान से युद्ध भी हो गया। तो 3 प्रमुख काम हुए इसी दौरान। 62 का चीन का युद्ध, 65 का पाकिस्तान का युद्ध, फिर 66 में सूखा पड़ना। इन कारणों से ये योजना सफल नहीं हुई और भारत सरकार इस योग्य भी नहीं हुई कि वो चौथी योजना 66 से चला पाती। इसलिए चौथी योजना 59 से 74 के बीच चली और इस बीच में 3 एक वर्षीय योजना चलती है, 3 एक वर्षीय योजना चलती हैं, ठीक है। और इसलिए इसी 3 वार्षिक योजना चलती है, 66, 67, 1967, 68, 1968, 69, 3 वार्षिक योजना। और इस दौरान इसको योजना अवकाश के नाम से भी जानते हैं। फिर आप 69 से 64 तब फिर चौथी पंचवर्षीय योजना चलती है, ठीक है। धन्यवाद।